हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इन शॉर्ट आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे सकूँ ताकि वो आपको बोर्ड एग्जाम में यूज़फुल रहे। ठीक है, तो प्लानिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा आता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये हम सबको पता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग वर्ड कहाँ से आया? ऑर्गेनाइज से, मतलब चीज़ों को या एक्टिविटीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब जो प्लान्स जब हम बनाते हैं प्लानिंग के समय, उन प्लान्स को अचीव करने के लिए हम जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके और हम अच्छे से अपना जो गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इम्प्लीमेंटेशन करता है प्लान्स की, कैसे जॉब्स को क्लैरिफाई करके, वर्किंग रिलेशनशिप्स को स्टैब्लिश करके, और जो भी रिसोर्सेज यूज़ होने हैं उस एक्टिविटीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए उनको सही तरीके से यूज़ करके ताकि वेस्ट ना हो रिसोर्सेज का। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या है, तो ये 4 पिलर्स पे बेस्ड। नंबर फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सेकंड, डिजाइनिंग ऑफ द रोल्स। ठीक है, जो वो रोल्स जो कौन फुलफिल करता है? स्किल्ड पीपल या स्पेशलाइज्ड पीपल। ठीक है, डिफाइनिंग देयर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज रोल्स। ठीक है, ताकि एम्बिग्यूटी परफॉर्मेंस में नहीं रहे। एंड नेक्स्ट इज कोऑपरेशन लेकर आना किसके बीच में? अमंग द पर्सनल, जो लोग काम कर रहे हैं। एंड ये एक्सप्लेन करना कि किसको कितनी अथॉरिटी दी जाएगी और किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ठीक है, तो इन सब पिलर्स पे ही हमारी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पूरी बेस्ड होती है और इस चैप्टर में भी इन्हीं पॉइंट्स के बारे में मेंशन है। ठीक है, जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। अब मैंने डिसाइड कर दिया प्लानिंग में कि मेरे को एक पार्टी थ्रो करनी है। अब उस पार्टी को थ्रो करने के लिए मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा। मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि उस पार्टी को कंडक्ट करने के लिए अच्छे से मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, कौन कौन लोग मेरे काम आएंगे। ठीक है, मुझे किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजिंग है। अब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो ताकि आप बाकी के स्टेप्स जो आगे के फंक्शंस हो उसको आप इजीली कैरी फॉरवर्ड कर लो, उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, अब अगर बात करते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो पहला क्या आ जाता है? आइडेंटिफिकेशन द डिवीजन ऑफ द वर्क। मतलब अब जो भी हमारा प्लान है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है, उसके बेसिस पर हम वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से काम होने और उस काम को कैसे कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि बैंक है। ठीक है, तो बैंक में क्या क्या काम होने हैं और हर एक काम को करने के लिए कौन से छोटे छोटे टास्क या एक्टिविटीज़ हमको क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो the first step in the process of organizing involves identifying and the division of the work that has to be done in accordance with the previously determined plans. ठीक है, और प्लस ये डिवीजन ऑफ द वर्क इसलिए भी होता है ताकि कोई डुप्लीकेशन नहीं हो। मतलब एक काम दो लोग ना करें, इसीलिए वर्क को पहले ही डिवाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है? जो भी वर्क सिमिलर नेचर के होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट्स में रख दिया जाता है। जो भी एक्टिविटीज़ टास्क एक सिमिलर नेचर के होते हैं उनको एक डिपार्टमेंट में रख लिया जाता है। जैसे स्टाफिंग है, सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे किसके टास्क हैं? ये सारे HR के टास्क हैं, है ना। तो अब ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंडर में रख दी जाएगी? HR डिपार्टमेंट के अंडर में रख दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से काम होने। ठीक है, हमने वर्क को डिवाइड भी कर लिया ताकि डुप्लीकेशन नहीं हो। ठीक है, हमने उनको डिपार्टमेंट्स में भी डिवाइड कर लिया। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ह्यूमन पर्सनल कौन सी ड्यूटी करेगा। ठीक है, जैसे कि HR मैनेजर की ड्यूटी हम किसको देंगे? ठीक है, HR मैनेजर की ड्यूटी हम उसे देंगे जो इसके पास स्पेसिफाइड स्किल्स होंगे या क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, HR एग्जीक्यूटिव की जॉब कौन करेगा? मार्केटिंग की जॉब कौन करेगा? तो ये क्या है? अब यहाँ पर हम ड्यूटीज़ असाइन करें। जैसे बैंक में, लोन डिपार्टमेंट में हम जो लोन में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, उसको हम लोन डिपार्टमेंट दे रहे हैं। जो कैश में स्पेशलाइज्ड है उसको हम कैश की डीलिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट स्टेप, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये हायरार्की का बेस माना जाता है जिसमें एक चेन फॉलो होती है, एक हायरार्की फॉलो होती है जिसमें ये बताया जाता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सा सबऑर्डिनेट किस सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा अपने टास्क की। ठीक है, या कौन किसको ऑर्डर्स देगा और कौन अकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, एक रिलेशनशिप्स में इस्टेब्लिश करना। ठीक है, ये तो हो गई प्रोसेस की बात। अब हम बात करते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और जल्दी से आप लोग भी जो नीचे रेड बटन से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब हमने इतना सा पढ़ लिया तो हम अपने आप भी ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला ये स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है। स्पेशलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है?
जब हम जॉब्स को सिस्टमेटिकली एलोकेट कर देंगे अमंग दी वर्कफोर्स तो क्या होगा, जो वर्कलोड है टॉप मैनेजमेंट का या सुपीरियर्स का वो कम हो जाएगा, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जो भी वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं जॉब को उनकी स्किल्स और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीके की उनकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, एक क्लैरिटी रहेगी जब सबको पता होगा कि कौन सा काम कौन करेगा, कौन सी ड्यूटी किसकी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, एम्बिग्यूटी हटेगी और एक तरीके की गुड रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश हो जाएंगी। ठीक है, जब हम नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्सेज को उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही डिप्लॉय करेंगे, यूज़ करेंगे, जिस टास्क के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसी के लिए यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। प्लस जब हम ये क्लियर कर देंगे कौन सा काम कौन करेगा, तो डुप्लीकेशन भी नहीं होगा वर्क का और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स एंड एफर्ट्स दोनों सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अडेप्शन टू चेंज। ठीक है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंजेस होते रहते हैं, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को भी वो चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग में क्रिएट करते हैं कि जिसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी कर सकें, मतलब टाइम टू टाइम जिसमें हम चेंज कर सकें फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। कैसे कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जो जॉब्स का डिस्क्रिप्शन होता है और जो उससे रिलेटेड ड्यूटीज़ होती हैं उसका हमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाता है। ठीक है, और वर्किंग रिलेशनशिप्स में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। पर्सनल यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। कैसे, जब हम अथॉरिटी उनको देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देते हैं, तो वो चैलेंजिंग टास्क करते हैं। ठीक है, उनको जब हम असाइन करते हैं कोई भी असाइनमेंट, तो वो उसमें और ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, उनको और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में हेल्प करती है। कैसे, जब हम रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हमारे पास डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है किसी भी वर्क का, वर्किंग रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, पर्सनल का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, वर्क को प्लान के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है, तो इससे क्या होता है, और ज़्यादा स्कोप आ जाता है कंपनी के पास एक्सपेंड करने के लिए अपना बिजनेस और ग्रो करने के लिए अपना बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंस की बात। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, जो अभी हमने ऊपर अपनी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था। ऑर्गेनाइजिंग का में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, एक तरीके के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम स्मूथली अपना वर्क कर सकते हैं। अब पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या नीड है, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, फिर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर इसलिए बनते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो तब अलग बात है, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी मैनेजर अकेले किसी भी काम को हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टेबल हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो ईजी मैनर में हो जाए। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये है कि इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जो डिफरेंट लेवल्स पे हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको एक तरीके के चैलेंजिंग जॉब्स मिलते हैं, उनको अथॉरिटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जिससे क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि दे ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और वो अपने टास्क में और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इसीलिए भी हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। पीटर ड्रकर ने ये बोला है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गलत तरीके से बन गया तो इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्रिएट करना चाहिए। प्लस ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये एक फ्रेमवर्क बता देता है जिसके विद इन जो मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क हैं वो परफॉर्म होने हैं। प्लस ये हमें ये भी बताता है कि लोगों के बीच में, वर्क के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। प्लस एक चीज़ और, ये इंश्योर करने के लिए कि कम्युनिकेशन का स्मूथ फ्लो हो रहा है, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बेटर कंट्रोल रहे, इसीलिए इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो पहले हम बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, जैसे कि बाय वर्ड आप समझ रहे हैं, फंक्शनल मतलब कहाँ से आया है, फंक्शन से आया, और फंक्शन का मतलब क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। यहाँ पर फंक्शंस का मतलब है स्पेशलाइजेशन आपकी हो गई, जैसे HR, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, ये तो मैंने आपको पिक्चर में ही दे रखी है। और स्पेशलाइजेशन की बात करें, जैसे IT हो गया,
ठीक है, और मे बी आपका MIS हो गया, ठीक है, सेल्स हो गया। तो ये क्या है, और भी फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करती है, तो उसको कुछ फंक्शंस अपने अंडर में रखने पड़ते हैं, ठीक है। फंक्शंस मतलब सिमिलर एक्टिविटीज़, जैसे अभी हमने ऊपर भी बात करी थी फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ी सी डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में जो हमने बात करी थी, वही सेम चीज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर में आता है। मतलब सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एक डिपार्टमेंट में, एक फंक्शन में, एक स्पेशलाइजेशन में रख देते हैं, ताकि जो एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली कैरीड आउट हो, ठीक है, और एक क्लैरिटी रहे माइंड में कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी एक्टिविटीज़ हैंडल करेगा, और उसी के हिसाब से ही हम लोगों को अपॉइंट करें, स्टाफिंग करें और डायरेक्ट करें उन्हीं के ही डिपार्टमेंट्स के हिसाब से हम उनको डायरेक्ट करें और उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करें, ठीक है। जैसे HR रिलेटेड एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया था, सारी किस में आ जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, जैसे सेलिंग से जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आ जाएंगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फंक्शनल में, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शनल डिपार्टमेंट, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, सारी R&D से रिलेटेड। परचेजिंग में सारे रॉ मटेरियल्स जो हम परचेज करते हैं या इनपुट्स परचेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, वो सब किस में आ जाएंगी, परचेजिंग फंक्शनल डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन एम क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, जब हम सिमिलर एक्टिविटीज़ को एक डिपार्टमेंट में रख लेते हैं तो एक क्लैरिटी रहती है, प्लस एक कोऑर्डिनेशन भी रहता है इजीली, कि HR मैनेजर अब किसको कोऑर्डिनेट करेगा, सारी HR रिलेटेड एक्टिविटीज़ अपने ही डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या है, एक क्लैरिटी है, उसको पता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको क्या अथॉरिटी मिली है, और वो अपना वर्क अच्छे से अकम्प्लिश करेगा। अगर हम इसके बाकी के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेज तो ये है कि इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। HR से रिलेटेड सारी फंक्शंस को हम एम्फेसिस देंगे, HR डिपार्टमेंट में मिलेगी एम्फेसिस, सॉरी, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे उनको कहाँ पर एम्फेसिस मिलेगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो इससे क्या है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और जो मैन पावर है उनकी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रही है। सेकेंड वो एडवांटेज ये हो जाएगा कि कंट्रोल भी अच्छे से अच्छा रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहेगा विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन द टास्क, ठीक है। वह HR को पता है उनको क्या काम करना है, मार्केटिंग को पता है उनको क्या काम करना है, ठीक है। तो इससे क्या है, बेटर कंट्रोल भी रहेगा परफॉर्मेंस पे और कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट। मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और अल्टीमेटली प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं। कैसे, क्योंकि मैनेजर्स को पता है कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसी के हिसाब से वो अपने जो अफर्ट्स हैं डायरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, डुप्लीकेशन नहीं होगा। डुप्लीकेशन कैसे नहीं होगा, HR को पता है उनकी क्या ड्यूटीज़ है, मार्केटिंग को पता है उनकी क्या ड्यूटीज़ है। कोई भी HR वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई भी मार्केटिंग वाला HR डिपार्टमेंट में अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा, तो इससे क्या डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। मतलब प्लस एक चीज़ और, जैसे HR डिपार्टमेंट एक है तो एक ही रहेगा, दूसरा HR डिपार्टमेंट नहीं बनेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसकी वजह से क्या डुप्लीकेशन नहीं रहेगा, कॉस्ट कम आएगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कंपनीज अचीव कर पाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ ईजी हो जाती है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि HR वाले को क्या ट्रेनिंग देनी है, मार्केटिंग वाले को क्या ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग ईजी हो जाएगी, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, प्लस जितने भी डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको एक प्रॉपर अटेंशन मिले टाइम टू टाइम, ये इंश्योर करता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर फंक्शन हर एक डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक अपना ही पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे HR का अपना ही खुद का काम करते करते एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, तो ये भूल जाते हैं कि इनको अपने डिपार्टमेंट का नहीं, अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी कभी क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाती है। किस चीज़ की कोऑर्डिनेशन में, इन्फॉर्मेशन, जैसे ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में टाइमली नहीं पहुंच पाती है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। जैसे कि परचेजिंग डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल से रिगार्डिंग अगर परचेज करना है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मे बी टाइमली फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से उसका बजट बिगड़ गया। तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स है एक कोऑर्डिनेशन में विद इन द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे कि परचेजिंग डिपार्टमेंट बोल रहा है कि उसको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि वो इतना बजट नहीं सप्लाई कर सकता है कि आप इतना रॉ मटेरियल्स परचेज करो। तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना इंटरेस्ट लेकर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, क्यों कि पीपल विद सेम स्किल्स एंड नॉलेज बेस में डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव आ जाता है उनके दिमाग में, क्यों, क्योंकि वो अपनी ही उसी एक्टिविटी को जिसको वो करें उसी में वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, और वो बाकी लोगों को जिस वजह से अप्रिशिएट नहीं कर पाते उनकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। प्लस
जो फंक्शनल हेड्स होते हैं वो ट्रेनिंग नहीं रिसीव कर पाते हैं टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए, और प्लस उनके पास इसी वजह से वो एक्सपीरियंस भी नहीं गेन कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैनेजरियल डेवलपमेंट इस केस में कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए ले रहे हैं, और टॉप मैनेजमेंट में पहुँचने के लिए आपको हर ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं सूटेबिलिटी के बारे में, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पर सूटेबल रहती है। ये स्ट्रक्चर वहाँ सूटेबल रहते हैं जहाँ साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, जहाँ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ होती हैं और ऑपरेशंस होते हैं, और जहाँ पर ऑपरेशंस जो है वो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन डिमांड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल मतलब डिवीजन। ठीक है, डिवीजन हमारा हो जाता है वेरियस एस्टैब्लिशमेंट्स। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स में डील कर रही है, प्रोडक्ट लाइन से मतलब कोई एक ही ऑर्गेनाइजेशन FMCG प्रोडक्ट भी बना रही है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक भी बना रही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी हैं इंडिया और आउटसाइड द इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बलर। ठीक है, वो डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड है। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो फार्मा में भी है। ठीक है, अब वो किस किस में है, कॉस्मेटिक में भी एक ऑर्गेनाइजेशन, फार्मा में भी है, मेटल प्रोडक्ट्स में भी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी, FMCG में भी। ठीक है, अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये 5 प्रोडक्ट लाइन वो एक ही यूनिट में सेट करके अपना बिजनेस रन कर रही हो। ठीक है, अगर ऐसा करेगी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे एक्टिविटीज़। तो वो क्या करेगी, डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट कर देगी। एक डिवीजन यानी कि एक इस्टेब्लिशमेंट, एक फैक्ट्री वो किसके लिए खोल देगी, कॉस्मेटिक के लिए, एक खोल देगी मेटल प्रोडक्ट्स के लिए, एक खोल देगी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, एक खोल देगी FMCG के लिए। ठीक है, एक खोल देगी फार्मा के लिए। ठीक है, अब इन डिवीजन में भी विद इन दीज डिवीजन फंक्शनल डिपार्टमेंट होंगे। अब कॉस्मेटिक, अब आप देख रहे हैं एक डिवीजन है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन, अब इसके अंदर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब अब कॉस्मेटिक कंपनी को डील करने के लिए HR डिपार्टमेंट भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, R&D डिपार्टमेंट भी है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है फंक्शनल डिपार्टमेंट को। ठीक है, समझ में आया। तो ये किसके बेसिस पे होता है, वेरियस प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर होता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो है स्किल्स बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो नैरो नहीं रहता। मतलब उनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो एक ही डिपार्टमेंट से नहीं मिलती, अलग अलग डिपार्टमेंट से भी मिल सकती है। प्लस इसीलिए जो मैनेजर्स हैं उनका जो टॉप मैनेजमेंट में ज्वाइन करने के का, अगर वो मतलब टॉप मैनेजमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें डिविजनल हेड अकाउंटेबल होता है एज जो फॉर द प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आकर किसको रिपोर्ट करते हैं, डिविजनल हेड्स को रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिविजनल हेड्स को और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और परफॉर्मेंस वो इजीली मेजर कर सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन एज एन ऑटोनॉमस यूनिट विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। हर एक डिवीजन ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब कॉस्मेटिक की अलग वो है डिवीजन और मेटल प्रोडक्ट्स की अलग डिवीजन है। मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी के जो डिसीजंस होंगे वो कॉस्मेटिक को इफेक्ट नहीं करेंगे और कॉस्मेटिक के जो डिसीजन होंगे वो मेटल प्रोडक्ट के कम और डिवीजन को वो हिंडर नहीं करेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इसमें हम नई डिविजन्स और क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरी ये 5 तो डिविजन्स हैं, अब मैं किसी और सेक्टर में मूव ऑन करना चाहती हूँ, मे बी मैं IT सेक्टर में मूव ऑन करना चाहती हूँ। तो अगर मैं करती हूँ IT सेक्टर में मूव तो उसका असर मेरी बाकी की 5 पर नहीं पड़ेगा। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ भी। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जब हमारे पास बहुत सारी डिविजन्स हो जाती हैं तो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। किसके रेफरेंस में, एलोकेशन ऑफ द फंड्स के रेफरेंस में। कॉस्मेटिक बोलती है कि मेरे को इतना फंड चाहिए, ठीक है, मेटल प्रोडक्ट बोलता है कि मेरे को इतना फंड चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है वो टॉप मैनेजमेंट पर पड़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब हर एक डिवीजन में सेम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कॉस्मेटिक में भी HR है तो आपका मेटल प्रोडक्ट में भी HR है, FMCG में भी HR है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट तो सेम ही है, तो इस वजह से क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, मैनेजर्स के पास ये जब अथॉरिटी आ जाती है कि वो एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ कर सकते हैं तो वो अपने आप को एक तरीके का एक्सपर्ट समझने लगते हैं और जिस वजह से क्या है, वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पहले ले आते हैं रेदर देन दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम इसके सूटेबिलिटी की बात करें, ये कहाँ पर सूटेबल होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो लार्जर भी हैं प्लस लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, उनको मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा
फ़ायदेमंद रहता है, उनको ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्ट करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लस। हाँ, इनके जो डिफरेंस है वो मैं उसके लिए मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बाद में। फॉर्मल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन इस्टेब्लिश करता है, टॉप मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करती हैं, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता है। आप जैसे ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर एक चेन है जो फ्लो हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो एक तरीके की सिस्टमेटिक पाथ फॉलो हो रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन का। तो ये क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मुझे ए से ABCD 4 लोग हैं और डी को अगर ए से कम्युनिकेट करना है तो डी पहले सी के पास जाएगा, सी बी के पास जाएगा, बी ए के पास जाएगा, मतलब स्केलर चेन फॉलो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। अब यही अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कोई भी किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग बस ये है, एक तरीके का फ्रेंड सर्कल या फ्रेंडली ग्रुप, ठीक है, जो किससे डेवलप होता है, सोशल इंटरेक्शन है। मतलब मैं और आप अगर आपस में बात करें तो हमारे बीच में जो फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगी उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कम्युनिकेशन फ्लो होने का कोई बात नहीं है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते हैं जैसे कि फॉर्मल में होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इसके बारे में अगर फॉर्मल के बारे में और पढ़ें तो इसमें एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है, किसके बेसिस पे होती है, वो जॉब पोजीशंस के बेसिस पर, ठीक है। एक सुपीरियर होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इसमें ये पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एक सिस्टमेटिक पाथ फॉलो होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनते हैं इसमें, ठीक है। और जो भी डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। प्लस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेलिबरेटली डिज़ाइन होती है, मतलब जानबूझ के डिज़ाइन होती है ताकि जो मैनेजमेंट है वो अपनी स्मूथ फंक्शनिंग कर सके और उसको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़े। प्लस इसमें जो एम्फेसिस होती है वो वर्क पे ज़्यादा दी जाती है, ना कि इन क्रिएटिंग दी रिलेशनशिप्स अमंग दी एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एक तरीके का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना जहाँ पर मेन फोकस क्या होता है, काम पर मेन फोकस होता है, और बस काम करो और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो, ठीक है। यही अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल की, इनफॉर्मल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल इंट्रैक्शंस लेकर लाओ, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाओ, अच्छा इन्वायरमेंट बनाओ ताकि लोग अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन फुली फॉर्मल होती है तो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस होता है, बोरिंग हो जाता है, ठीक है, सिर्फ काम काम काम। और अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरी इनफॉर्मल हो जाए तो काम होगा ही नहीं, किसी को यही नहीं पता होगा कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ठीक है। लोग अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करने शुरू कर देंगे, अब्यूजिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, कोई भी काम पर अपना ध्यान नहीं देगा, है ना। और प्लस किसी को यही नहीं पता होगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा, ना कोई लीडर होगा ना कोई टॉप मैनेजमेंट होगा। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है आज के टाइम में वो दोनों है, फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस फॉर्मल के एडवांटेजेस से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली फिक्स हो जाएगी, रिलेशनशिप अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएंगे, ठीक है, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा वर्क में, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। गोल्स जो है वो इजीली अकम्प्लिश हो जाएंगे, परफॉर्मेंस जो है वो इजीली लोगों की हम देख सकते हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबल रहेगी, और जो बिहेवियर होगा एम्प्लॉयज़ का वो प्रिडिक्ट इजीली मैनेजर कर सकता है। लिमिटेशंस की बात करें तो क्या हो जाता है, कभी कभी जो है चेन ऑफ कमांड जो फॉलो होती है स्केलर चेन, उसकी वजह से डिले हो जाते हैं। मे बी अगर डी को ए से कुछ कम्युनिकेट करना है तो पहले वो सी के पास जाएगा, सी बी के पास जाएगा, बी फिर ए के पास जाएगा, तो इसलिए क्या है डिलेज हो जाएंगे और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लोअर लेवल पे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, या हम ये कह सकते हैं जिन नए एग्जीक्यूटिव्स या जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट होता है, क्रिएटिविटी होता है, लेकिन अगर वो फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो उनको किसकी बात माननी पड़ती है, टॉप मैनेजमेंट की बात माननी पड़ती है, अपने सुपीरियर की ही बात माननी पड़ती है। तो जिस वजह से क्या है उनका टैलेंट जो है वो वो आगे नहीं आ पाता है, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, ठीक है। हर कोई सिर्फ किस पर फोकस करता है, अपने काम पे ही फोकस करता है, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। यही अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इससे क्या क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं, इनफॉर्मल में सोशल इंटरेक्शन रहते हैं, ठीक है। वर्क लाइफ प्रोफेशन अगर आपने सुना होगा तो लोग वो अचीव कर लेते हैं, जैसे काम के साथ साथ वो अपने अगर उनको कोई प्रोफेशनल अपनी जो पर्सनल लाइफ है उससे भी प्रॉब्लम है या नहीं कर पा रहे हैं काम, तो वो अपने मैनेजर के साथ या अपने लीडर के साथ या अपने टीममेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। प्लस जो भी कम्युनिकेशन का चैनल है उसमें डिले नहीं होगा, क्योंकि कोई भी किसी से भी
बातचीत कर सकता है, ठीक है, इस जिस वजह से फीडबैक इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हो जाएंगे डिसएडवांटेजेस, किसी को पता ही नहीं होगा कि किसको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, र्यूमर्स अननेसेसरी स्प्रेड होंगे बहुत सारा, ठीक है, डिस्टर्बेंस होगा वर्क में, ठीक है, प्लस डिलेज होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जब काम ही टाइमली कंप्लीट नहीं होगा तो उनके ऊपर ऊपर से दबाव आएगा कि आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को दोनों फॉर्मल भी होना चाहिए और इनफॉर्मल भी होना चाहिए। इसके बीच के जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन अमंग द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वो मैं भी आपको अपनी सेपरेट वीडियो में दूँगी। अब हम बात कर लेते हैं डेलीगेशन के बारे में, ठीक है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो ऐसे टर्म्स हैं जिसमें जो समवॉट सेम है, लेकिन कहीं कहीं इनमें डिफरेंस है और लोगों को इसके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ये इसका कन्फ्यूजन मैं एंड में क्लियर करूँगी। पहले हम बात कर लेते हैं डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मतलब जब हम डेलीगेट करते हैं किसी को कुछ, तो हम उसमें क्या डेलीगेट करते हैं, उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। डेलीगेशन हमेशा ध्यान रखिएगा टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है और ये हमेशा ऊपर से नीचे फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी जो है वो किसके पास रहती है, ऊपर सुपीरियर के पास रहती है, सुपीरियर उसको डेलीगेट करता है नीचे सबऑर्डिनेट को। तो इसलिए ये क्या है, डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होता है किसका, अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। प्लस डेलीगेशन हम स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ का करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ इसमें, जैसे जो मैनेजर है वो टॉप मैनेजमेंट है, वो एचआर मैनेजर को बोलता है कि आपको रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है। अब जो मैनेजर है, एचआर मैनेजर, वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए वो अपने जो एचआर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ये अथॉरिटी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देगा कि आपको इन लोग जो आएंगे उनका इंटरव्यू लेना है, उनको हायरिंग करनी है, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैनेजर क्या कर रहा है, वो अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र कर रहा है अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को, अपने ही डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है। लेकिन इसमें आंसरेबल, अकाउंटेबल कौन रहा, इसमें अकाउंटेबल रहा सुपीरियर, यानी कि मैनेजर ही अकाउंटेबल रहा। अगर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ टाइमली और सही सक्सेसफुली नहीं हुआ तो आंसरेबल कौन होगा, सुपीरियर होगा, मैनेजर होगा, किसको, टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। समझ रहे हैं। तो डेलीगेशन में क्या होता है, एक जो बॉस होता है, ठीक है, वो ही अपने इमीडिएट सुपीरियर को कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, सारी नहीं देता है, कुछ ही देता है, कुछ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देगा अपने एचआर एग्जीक्यूटिव्स को, और सारे डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी नहीं देगा। और अकाउंटेबल वो खुद ही होगा, किसके लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है, अगर एक ब्रीफ में हम कहें, डेलीगेशन। अब डेलीगेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं, डेलीगेशन अगर हम करते हैं, मतलब एचआर मैनेजर अगर एचआर एग्जीक्यूटिव्स को कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो इससे एचआर एग्जीक्यूटिव्स भी सीखते हैं कुछ, ठीक है, उनको भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, चैलेंजिंग जॉब मिलते हैं, और प्लस उनके भी स्किल्स और ज़्यादा इन्हेंस होते हैं, ठीक है। और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर सेटिस्फैक्ट्री रहती है तो उनको रिकॉग्निशन भी मिलता है, जिसकी वजह से एब्सेंटिज्म रेट भी कंपनी का कम हो जाता है और वो स्टेबल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब इनके एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तीन एलिमेंट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लास्टली अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, इट इज़ द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, या हम इसको ये भी राइट टू पावर टू टेक सम एक्शंस, मतलब डिसीजन मेकिंग लेने के लिए कुछ अथॉरिटी दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, या हम जिसको बोलते हैं एक तरीके से पावर, ठीक है। जो ये अथॉरिटी होती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है, मतलब सुपीरियर के पास हमेशा ये अथॉरिटी रहती है जो कि वो सबऑर्डिनेट को देता है अपने अकॉर्डिंग कि कितनी उसे देनी है और कितनी उसको नहीं देनी है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश होते हैं किसके बीच में, सब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसका क्या मतलब होता है, ऑब्लिगेशन, यानी कि लाइबिलिटी। अगर कोई सुपीरियर जैसे एचआर मैनेजर एचआर एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दे रहा है कि आपको रिक्रूटमेंट करना है, तो क्या दे रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दे रहा है, ठीक है, कि आपको रिक्रूटमेंट करना है। अब उन एचआर एग्जीक्यूटिव्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको टाइमली और अच्छे से रिक्रूटमेंट करके अपने एचआर मैनेजर को रिपोर्ट करना है, ठीक है।
जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवर्ड फॉलो करती है, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर को जाती है। यहाँ पर एचआर एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करेगा किसको, एचआर मैनेजर को। एचआर मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, टॉप मैनेजमेंट को। तो आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ज़्यादा अथॉरिटी देती है और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तब भी गलत है, अगर वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है और कम अथॉरिटी देती है तब भी गलत है। इसलिए उसको एक बैलेंस बनाकर चलना होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड एलिमेंट हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, ठीक है। मतलब अगर जब हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी को सबॉर्डिनेट को, तो हम अकाउंटेबिलिटी भी देते हैं इसको। अब मैंने एचआर एग्जीक्यूटिव्स को रिक्रूटमेंट का काम दिया, या टॉप मैनेजमेंट ने एचआर मैनेजर को काम दिया। अकाउंटेबिलिटी किसके पास है इस केस में, एचआर मैनेजर के पास है, ठीक है। अब वो टाइमली कंप्लीट नहीं हुआ तो आंसरेबल कौन होगा यहाँ पे, एचआर मैनेजर होगा। किसको, टॉप मैनेजमेंट को के लिए। वो बताएगा कि मैंने ये टास्क क्यों नहीं कंप्लीट किया, या अच्छे से मेरा ये टास्क क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, कि ठीक है आप आंसर दे रहे हैं, आपको आंसर देना है, या आप अकाउंटेबल हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेलीगेशन के इम्पोर्टेंस की। तो इससे क्या है, मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डेलीगेट करते हैं जब सबॉर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय का इस वजह से डेवलपमेंट भी हो जाता है, उनको चैलेंजिंग टास्क मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क मिलते हैं, उनके स्किल्स और ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट हो जाता है। जब उनका डेवलपमेंट होता है, जब उनको टास्क दिए जाते हैं, तो वो एक तरीके का पॉजिटिव मोटिवेशन भी फील करते हैं, ठीक है। वो एक तरीके की सेल्फ इस्टीम उनकी बिल्ड हो जाती है, और उनकी जो अगर और भी अच्छी परफॉर्मेंस वो शो करते हैं तो उनका रिकग्निशन भी मिलता है, ठीक है, अमंग देयर टीम मेंबर्स। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, डेलीगेशन की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन इजीली हम कर सकते हैं। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग आर रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप द लीडिंग पोजीशंस। जो जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो उनको चैलेंजिंग टास्क देते हैं, तो वो लोग भी तो उसमें स्किल्ड हो जाते हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर देते हैं। तो हमारे पास एक रेडी वर्कफोर्स होती है जो नए प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए रेडी रहती है, ठीक है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, इसमें हम ये क्लियर कर देते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना। डेलीगेशन में कौन किसको अथॉरिटी दे रहा है और कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और कौन अकाउंटेबल होगा। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं, रिपोर्ट करने का हम क्लैरिटी कर दे रहे हैं अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के माइंड में। तो ये क्या है, एक बेसिस बन गया किसका, हायरार्की का, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको फॉलोअप करेगा, कौन किसको फीडबैक देगा। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। जब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हम किसी भी एम्प्लॉय को देते हैं, तो हम उसमें क्या डिफाइन कर देते हैं, पावर्स, ड्यूटीज़ और आंसरेबिलिटी, ठीक है, रिलेटेड टू द वेरियस पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरलैपिंग होती हैं ड्यूटीज़ की और जो डुप्लीकेशन होते हैं एफर्ट के, वो नहीं रहते हैं, ठीक है। एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है किसकी, पावर से रिलेटेड, ड्यूटी से रिलेटेड और आंसरेबिलिटी से रिलेटेड, जिसकी वजह से बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके लास्ट टॉपिक के बारे में, जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वर्ड है सेंट्रल से मतलब मिड पॉइंट से, मतलब कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसीजन मेकिंग पावर टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहती है, और टॉप मैनेजमेंट ही हर कोई डिसीजन लेता है, हर कोई एक्शन लेता है, हर कोई प्लान बनाता है। वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को पार्टिसिपेट उसमें नहीं करवाता है, ठीक है। हर कोई मिडिल लेवल से और लोअर लेवल से उनके पास आकर रिपोर्ट करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, हर कोई इंसान एक जने को यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, जो कि है हमारा टॉप मैनेजमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी। और वही डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, कोई भी मिड पर्सन नहीं है, आपस में ही लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब जो हमारी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी होती है, जब वो हम डिवाइड कर देते हैं अमंग द वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, मतलब उसके तीनों लेवल, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हम हर एक पे एम्फेसिस डाल रहे हैं, ठीक है। हम हर एक लेवल के लोगों पर एम्फेसिस डाल रहे हैं, उनको कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। अगर हम कहीं कोई भी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो पूरी सेंट्रलाइज्ड हो जाए, मतलब अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर पूरी इंडियन इकोनॉमी अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करे, तो क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर छोटी इकोनॉमी है तब बात अलग है, लेकिन अगर लार्ज बड़ी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी हैंडल नहीं कर सकती। और अगर हम ये बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस नहीं ले रही है ज़्यादा, उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपनी सारी अथॉरिटी मिडिल लेवल स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके नीचे जो गवर्नमेंट है उनको, तो क्या इकोनॉमी रन हो सकती, तब भी नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या है कि दोनों ही होने चाहिए,
कुछ डिसीजन सेंट्रलाइज होने चाहिए, कुछ डिसीजन डिसेंट्रलाइज होने चाहिए, कुछ इश्यूज़ जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, कुछ इश्यूज़ डिसेंट्रलाइज होने चाहिए। मतलब कोई ऐसे डिसीजन होने चाहिए जैसे जिसमें ज़्यादा कैपिटल लगती हो, जिसमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत हो, वो किसको लेने चाहिए, वो टॉप मैनेजमेंट को ही लेनी चाहिए। और बाकी के जो माइनर इश्यूज़ होते हैं वो कौन हैंडल करना चाहिए, वो मिडिल और लोअर को हैंडल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड भी होने चाहिए और डिसेंट्रलाइज्ड भी होनी चाहिए। जैसे अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। जब हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो अपने नए आइडियाज़ लेकर बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल जो नई हायरिंग हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या जो पुराने लोग भी होते हैं मिडिल लेवल लोअर लेवल पे, वो एक्सपीरियंस गेन करे होते हैं। तो अगर सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही करता है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ वही कंडक्ट करते हैं, तो उन लोगों को चांसेस नहीं मिलती आगे आने के लिए। तो अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो उन लोगों को भी चांसेस मिलते हैं आगे आने के लिए। डेवलप्स मैनेजरल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। जब हम उनको उस कुछ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हम उनके स्किल्स और ज़्यादा इन्हांस करते हैं, उनका एक्सपीरियंस गेन करवाते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा फ्यूचर में डेवलप कर सकें। डिसीजन मेकिंग में ईज़ रहती है। क्यों? क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो सिर्फ अब फोकस उनका किस पे है, मेजर इश्यूज़ पे। माइनर इश्यूज़ कौन देख रहा है, मिडिल और लोअर। तो इससे क्या हो जाता है, कोई डिसीजन मेकिंग होती है। प्लस जब हम अथॉरिटी दे देते हैं मिडिल और लोअर लेवल को, तो वो लोग भी अपने इश्यूज़ से रिलेटेड, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड डिसीजन ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी अथॉरिटी है थोड़ी बहुत। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिल जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे इश्यूज़ भी वो देखें। छोटे छोटे इश्यूज़ देखने के लिए लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, तो वो फ्री हो जाते हैं और वो अपना मेन फोकस किस पे कर लेते हैं, मेजर इश्यूज़ पे कर लेते हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन से ग्रोथ फैसिलिटेट होती है, मतलब और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। क्यों? क्योंकि एक तो जब हम लोगों को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो अच्छे से काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, उनका एब्सेंटिज्म रेट बढ़ जाता है। ठीक है, और वो और अच्छे से काम करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का रिटर्न ज़्यादा आता है। बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से परफॉर्मेंस को इजीली इवैल्यूएट कर सकता है मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट, जिसकी वजह से बेटर कंट्रोल परफॉर्मेंस पर हो जाता है। प्लस अकाउंटेबिलिटी बेटर हो जाती है, मतलब कौन अकाउंटेबल है किस टास्क के लिए, ये एस्टिमेट करना ईजी हो जाता है, इसलिए बेटर कंट्रोल रहता है। तो अब अगर हम बात करते हैं दोनों के डिफरेंस में, डेलीगेट और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस के बारे में, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो डेलीगेशन जो है वो टास्क और एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, और डिसेंट्रलाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। डेलीगेशन में सुपीरियर अकाउंटेबल होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सुपीरियर अकाउंटेबल नहीं होता है। डेलीगेशन में क्या होता है, सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को ही डेलीगेट कर सकता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डिसेंट्रलाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज करती है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को। डेलीगेशन में कम लिबर्टी मिलती है डिसीजन लेने की सबऑर्डिनेट्स को, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा लिबर्टी मिलती है, फ्रीडम मिलता है डिसीजन लेने के लिए किसको, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को। तो ये एक ब्रीफ में डिफरेंस है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। सो ये पूरा हुआ था अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।